हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई वेयर हाउस की। एक स्टार्टअप थी जिनके फाउंडर को अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद में लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला गया कि भाई हम कंपनी को बंद कर रहे हैं। कंपनी ने कुछ ही टाइम पहले प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव करी थी, उसके बावजूद कंपनी बंद हो रही है। कंपनी के फाउंडर्स की गलती ही नहीं है। वेयर हाउस एक वेयर हाउस स्टार्टअप थी जहां पर वेयर हाउस को हायर कर सकते थे। इन्होंने छोटे छोटे वेयर हाउस बना रखे थे एक D2C ब्रांड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज क्विक कॉमर्स के जमाने के अंदर मैं चाहता हूं अपने कस्टमर तक जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट पहुंचाना, तो उसके लिए मैं बहुत सारी जगह पे अपने गोदाम नहीं बना सकता। तो इन जैसी कंपनीज आती है जहां पर मुझे मान लो दिल्ली के अंदर एक रोहिणी के अंदर वेयर हाउस मिल गया, एक तिलक नगर साइड पे मिल गया, ऐसे ही साउथ दिल्ली के अंदर एक दो लोकेशंस मिल गई, अलग अलग जगह के अंदर दो तीन लोकेशंस मिल गई। जिसकी वजह से हुआ क्या, मेरे वेयर हाउस से मेरा कस्टमर मात्र 5 से 10 मिनट दूर होगा। तो जैसे ही मेरे पास में ऑर्डर आता है, मैं किसी भी डिलीवरी सिस्टम का यूज करके अपने वेयर हाउस से 5 से 10 मिनट के अंदर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा सकता हूं। अब यहाँ पे जो D2C ब्रांड्स होते हैं उनके लिए एडवांटेज ये है कि उनको बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस लेने नहीं पड़ते। यहाँ पर एक छोटा सा लीज अमाउंट देना होता है, जहां पर आपको पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से चार्ज करती है, बट मोटा मोटी मान के चलो आप जितना एरिया लोगे उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। जो वेयर हाउस होते हैं वो एक तरह से आपका पूरा लॉजिस्टिक का काम देख लेते हैं कि अगर डिलीवरी वाला लड़का आ रहा है उसको देना, हैंड ओवर करना, पैकेजिंग देखना, सब कुछ देखना। और कुछ वेयर हाउस कंपनीज तो खुद की डिलीवरी नेटवर्क भी प्रोवाइड करती है। तो देखा जाए कंपनी अच्छा काम कर रही थी, बट प्रॉब्लम कहां शुरू होती है। एक कंपनी है क्यूरियो लॉजिस्टिक करके, जो कि इनको हायर करती है, मतलब अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए इनके वेयर हाउस सर्विसेज को लेती है। उसके बाद नवंबर 2024 के अंदर ये लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, जहां पर तकरीबन 1,90,000 से ज्यादा के ड्यूज थे इनके 31 मई 2025 तक। उसके बाद ये बात बढ़ी और जो क्यूरियो लाइफस्टाइल वाले थे उन्होंने केस कर दिया इनके ऊपर, कह के कि भाई आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने प्रॉमिस किया था हमारा बिजनेस बढ़ा के दोगे, ऐसा कुछ करके दोगे, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। उसके बाद भाई पुलिस ने अलग अलग जगह पे इनके रेड मारी, बहुत सारी कॉल्स करी गई, 6 प्रेमाइसेस के ऊपर विजिट किया गया, ऑपरेशंस को रोका गया, 10 ब्लू कॉलर वर्कर्स को भी डिटेन किया 28 नवंबर को। कंपनी के को फाउंडर को भी पकड़ा। उसके बाद में कंपनी के को फाउंडर ने बोला भाई अब हो गया, अगर कंपनी के वो लोग सेफ नहीं है जिन्होंने कंपनी बिल्ड करी है तो कंपनी बिल्ड करने का फायदा ही नहीं है। और बहुत ही डिसहार्टनिंग था ये अगर देखा जाए तो, बट मार्केट रियलिटी यही है कि हमको लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें हमारे को खराब कर सकती है। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ये मेरे को रिसर्च करके पता लगा है कि इस टाइप की है। मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं है। अगर क्यूरियो की टीम से कोई देख रहा है या फिर कोई उनके नेटवर्क के अंदर है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज ओपन है भाई अपनी साइड ऑफ स्टोरी डालने के लिए। मैं नेक्स्ट न्यूज में कवर कर सकता हूं, और वेयर हाउस के साइड के कोई बंदे चाहते हैं कि अपनी साइड ऑफ स्टोरी डालना तो वो भी डाल सकते हैं। बाकी वॉल्वो की बात करके चले, जो कि मीशो का डिलीवरी बिजनेस है, वो डिलीवरी से आगे निकल गए हैं। अगर ऑनलाइन ऑर्डर वॉल्यूम्स की बात करके चले तो इस टाइम पे वॉल्वो 65% जो मीशो की टोटल वॉल्यूम है उसको हैंडल करता है। मीशो ने वॉल्वो बनाया ना, उसकी वजह से जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सिस्टम है उससे डिपेंडेंसी अपनी बहुत ज्यादा कम कर ली। डिलीवरी का अभी मार्केट शेयर 12% रह गया अगर मैं मीशो की बात करके चलूँ तो। एक जमाना था जब डिलीवरी का मेजर बिजनेस यहीं से आया करता था, और अब देखो मीशो वालों ने खुद का ही बिजनेस बना लिया है। मैंने दोनों केसेस के ऊपर केस स्टडी बना रखी है। मीशो वाली देखना, उसमें आपको समझ में आएगा वॉल्वो कैसे बनाया गया, क्या स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन करी गई। हमको लगता है मीशो एक ई कॉमर्स कंपनी है, बट एक्चुअली ये लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ जा रही है। तो वो केस स्टडी आपको वो वाली क्लैरिटी देने वाली है। और दूसरी साइड पे हमने ई कॉम एक्सप्रेस के ऊपर बनाई थी, जब डिलीवरी ने उसको खरीदा था, उसके अंदर पूरा बिजनेस समझाया था किस तरीके से डिलीवरी का पूरा बिजनेस काम कर रहा है। बाकी मीशो का जब आईपीओ आया भाई, एक ही घंटे के अंदर फुली सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। आप इस फोटो के अंदर देखो, आपको समझ में आएगा। अगर मैं QI20 की बात करके चलूं तो 2 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दिए है। रिटेल 4 गुना से ज्यादा गया है। NIIs 1.9x के आसपास जाते हुए दिखाई दिए है। बाकी मैं वीडियो आने जाने पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी ओला की बात करके चले तो उन्होंने अपने फूड डिलीवरी वाले बिजनेस को बंद कर दिया भाई। कह रहे हैं कि भाई हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, नॉन कोर बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। सिंपल सी बात भाई, खुद भी पहले से लॉस कर रहे थे अपने ओला के अंदर, उसके बाद में फूड डिलीवरी खेल ली जिसमें और ज्यादा लॉस हो रहा था। इस चक्कर में फूड डिलीवरी को बंद कर रहे हैं ताकि खर्चे कम कर सके, कंपनी को सर्वाइव कर सके, क्योंकि ओला का बहुत बुरा टाइम चल रहा है। अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो आईपीओ निकालने के बाद से ऑल टाइम हाई से 75% इनके प्राइस नीचे गया है।
₹39-40 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जहां पहले मार्केट लीडर हुआ करते थे वहां एकदम पीछे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, विनफास्ट अब इंडिया के अंदर बहुत तेजी से एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो विनफास्ट अपने राइड हेलिंग बिजनेस के अंदर आ रहा है, मतलब ये ओला उबर के कंपटीशन में आने वाले हैं और अपनी खुद की गाड़ियां लेके आएगी। अभी ओला उबर क्या करता है, ये कहते हैं कि भाई आओ हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप रजिस्टर हो जाओ। विनफास्ट वाले कह रहे हैं गाड़ी भी हमारी, सब कुछ हमारा, तो मतलब ड्राइवर्स को सैलरी के ऊपर रखा जाएगा। अभी रिसेंटली ब्लू स्मार्ट इंडिया के अंदर बंद होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है ये वो वाली गैप को फुलफिल करना चाहते हैं और बहुत ही तेजी से एक्सपैंड कर सकते हैं भाई। ये रिपोर्ट्स की मान के चले तो अगले साल फरवरी के अंदर ही इनके कुछ गाड़ियां हमको मार्केट में देखने को मिलेगी, ये उबर ओला के कंपटीशन के अंदर। इसके अलावा वो टू व्हीलर के अंदर भी घुस रहे। ओला की और बैंड बजने वाली है, कहा जा रहा है 2026 के अंदर ही Q2 के आसपास ये अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को इंडिया के अंदर प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी क्या करते हैं, क्या ये एथर को कम्पीट कर पाएंगे या फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टीवीएस बजाज से कम्पीट कर पाएंगे। मेरे हिसाब से प्राइसिंग, क्वालिटी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रोल प्ले करने वाली है। क्वालिटी अगर देखा जाए तो उन्होंने वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस में एक राज कर रखा है, मार्केट बहुत अच्छे तरीके से वहां पे कैप्चर कर रखी है, तो इनको पता है कि किस तरीके से क्वालिटी डिलीवर करनी है। तो एक बार को क्वालिटी शायद हैंडल हो जाएगा। प्राइसिंग में भी ये स्मार्ट प्राइसिंग रखते हैं हमेशा। लेट्स सी इंडिया के अंदर किस तरीके से लॉन्च करते हैं। $2 बिलियन की इंडिया के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां पर $500 मिलियन तमिलनाडु के अंदर डालने का प्लान है, जहां पर 50,000 गाड़ियां साल की ये बनाएंगे और 1.5 लाख गाड़ियों तक लेके जाएंगे इसको। और सबसे बड़ी बात भाई, ये इलेक्ट्रिक बस में भी घुस सकते हैं। अगस्त 2026 तक रिपोर्ट्स कह रही है कि ये अपनी इलेक्ट्रिक बस भी लेके आएंगे गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में जुड़ के। अभी के टाइम पे महाराष्ट्र से, तमिलनाडु, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि भाई हम आपके लिए क्या इलेक्ट्रिक बस बना के दे सकते हैं। तो एंड टू एंड घुसने वाले हैं, पूरा इकोसिस्टम बनाइए, गाड़ी भी होगी, टू व्हीलर भी होगा, बस भी होगा और साथ में ओला उबर वाली सर्विस भी होने वाली है। बाकी यूलो की बात करके चले तो 126 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया भाई फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता, जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, सब लोग यूज भी कर रहे हैं, फिर भी कंपनी लॉस इतना ज्यादा कैसे करती है। 98% ग्रोथ दिखाई दी है रेवेन्यू के अंदर, 98%, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका रेवेन्यू। 120 करोड़ से 237 करोड़ के आसपास पहुंच गए। 85% जो इनका बिजनेस है वो ईवी रेंटल से ही आ रहा है, बाकी एसेसरीज और मैन पावर सर्विस से आ रहा है। फिर भी कंपनी ने 126 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। 12% ये लॉस घटता हुआ दिखाई दिया है, पर ये नंबर बहुत बड़ा भाई। 240 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस नहीं किया इन्होंने, बट 36 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। कंपनी ₹1 कमाने के लिए ₹1.48 खर्च करती है। लेट्स सी कब तक ये प्रॉफिटेबल होती हुई दिखाई देती है। अगर आप देखोगे यहाँ पर यूलो ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाए हैं, उतने ज्यादा नहीं बढ़ाए पर बढ़ाए हैं। 90 करोड़ के आसपास इन्होंने अपने एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से 110 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और यही रीजन है कि इनके लॉसेस थोड़े से रिकवर होते हुए दिखाई दिया, बट दिस इज नॉट गुड। कंपनी के करंट एसेट कम होती हुई दिखाई दी है, ऑलमोस्ट आधी हो गई है। कैश और बैंक बैलेंसेस खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले 142 करोड़ हुआ करते थे, आज वो 10 करोड़ से नीचे रह गए हैं। तो जब कंपनी की ऐसी बैलेंस शीट दिखाई देती है और इस तरीके के नंबर होते हैं ना, तो कंपनी आइदर एक बड़ा राउंड करने का प्लान कर रही है, तो हम शायद हो सकता है यूलू का एक बड़ा राउंड सुनने कि भाई ये पैसा रेस किया है। बट जो हाल है मार्केट के इस टाइम पे, तो हो सकता है कि डाउन राउंड ही हो। जिस वैल्यूएशन पे इन्होंने पहले लिया था उससे कम के अंदर ही पैसा रेज हो। और भगवान ना करे अगर पैसा रेज नहीं होगा तो कंपनी कुछ टाइम में बंद भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी एवरेज 10 करोड़ के आसपास का लॉस कर रही है हर महीने, और कंपनी के पास में जो कैश और बैंक बैलेंस है वो 10 करोड़ के आसपास ही है। और करंट एसेट्स बेचोगे, उससे पैसा रिकवर करोगे, वो बात की बात है। बाकी दीपिंदर गोयल जी की वेरिएबल स्टार्टअप जो टेम्पल है वो $50 मिलियन रेज कर रही है। और यहाँ पर ना इनका विजन ही अलग है। ये कह रहे हैं जैसे आप स्मार्ट वॉचेस वगैरह पहनते हो ना, ऐसी एक चीज होगी जो कि आपके टेम्पल पे लगा दी जाएगी, मतलब आपके ब्रेन के साइड में एक टाइप का चिप्पी टाइप की लगा दी जाएगी, जिसके अंदर कोई इम्प्लांट टाइप होगा, स्किन के बाहर ही लगेगा, और वो आपके ब्रेन हेल्थ के बहुत सारे मेट्रिक्स लाके देगी कि भाई आपके ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कितना है, बाकी बायोमार्कर्स कैसे है। चीज तो सही लग रही है, लेट्स सी किस तरीके से काम करेगी। अभी कुछ टाइम पहले हमने लपास टेक के ऊपर एक पॉडकास्ट किया, जहां पर एक फाउंडर ने पूरा समझाया हमको पूरे टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो स्मार्ट वॉचेस होती है, इसके नीचे के सेंसर्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। जो लोग एप्पल वॉच से अपना ईसीजी करते हैं वो गलत होता है, एक्चुअली ईसीजी का तरीका क्या होता है। तो उस वीडियो को देखना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ में आएगा एक बार को ये टेम्पल से करना क्या चाह रहे हैं और कैसे वो टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी, आप सोच पाओगे वो वाला पॉडकास्ट देख के। और मान के चलो आने वाले टाइम में ये कैटेगरी वेलनेस सेक्टर वाली उठने वाली है। तभी मैंने वो पॉडकास्ट किया था, व्यूज नहीं है क्योंकि शायद मेरे हिसाब से टू मच टेक्निकल हो गया, बट जो सीरियस लोग हैं उनको बहुत हेल्प होने वाली है। बाकी लबास टेक के ऊपर एक और भी वीडियो डाली है हमने कल रात को, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जहां पर मैंने वाइब कोडिंग सिखा दी है, रेपलेट का यूज करके सिखाई है। रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो
बाकी टूल्स को भी हम कवर करेंगे एक बाय एक करके। बाकी वीडियो के अंदर मैंने 20 मिनट के अंदर एक ऐप बनाई है जिसको मैंने प्ले स्टोर पे पब्लिश भी किया है और एंड टू एंड पूरी पूरी ऐप बना के दिखाई है। उस ऐप का लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर ताकि आप यूज कर पाओ। बिना लॉगिंग सिस्टम के है, बिना सर्वर के है, सर्वरलेस ऐप है जो कि आपके फोन के अंदर ही चलने वाली है, फोन के अंदर ही डेटा स्टोर करने वाली है। अगर आप कैश क्लियर करोगे तो डेटा उड़ जाएगा, प्रोग्रेस उड़ जाएगी। बाकी ग्रो की बात करके चले तो 47% उन्होंने एसआईपी का मार्केट शेयर गेन किया है। अगर हम अक्टूबर के महीने की बात करके चले तो मतलब जितनी भी नई एसआईपीज रजिस्टर हुई है ना उसमें 47% ग्रो ने कैप्चर कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई इनके लिए। और कंपैरिजन वाइज बात करके चले तो 2 मिलियन अकाउंट्स खोले हैं इन्होंने। अगर मैं अक्टूबर की बात करके चलूं तो एंजल वन 5,70,000 के ऊपर है, फोन पे 2,40,000 पे, जीरो धागे नंबर 26,000 है। तो भाई ग्रो बहुत बढ़िया काम कर रहा है और मुझे लगता है इनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन ही इनका यूआई यूएक्स है। किस तरीके से आप ऐप के अंदर जो एक्सपीरियंस ले पाते हो ना वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनके लिए। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। ये मैं ट्रेडर्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये खाली मैं ये एसआईपी इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात कर रहा हूँ। बाकी रिटेल इन्वेस्टर ने पिछले 2 महीने में 25,300 करोड़ रुपया डंप किया है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर को लगता है मार्केट ऊपर है भाई, इट्स बेटर धीरे धीरे करके पैसा निकाला जाए, बट फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है भाई। रिटेल इन्वेस्टर भी अब निकाल रहा है जो कि मुझे लगता है कि अच्छी चीज है, रिटेल इन्वेस्टर को निकालना चाहिए। मार्केट ऊपर है, जैसे मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मार्केट ऊपर है, बट मार्केट और ही ऊपर जाती जाती है। मार्केट फंडामेंटल्स के ऊपर तो काम नहीं कर रही है। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो $15 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं एयरपोर्ट्स वाले बिजनेस के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर, जिससे जो पैसेंजर कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे, 20 करोड़ पे ले जाएंगे एनुअली 2030 तक। इंडिया का मानना है 30 करोड़ एनुअल पैसेंजर होने वाले हैं 2030 तक, डेटा की बात के चले तो अडानी ग्रुप उसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते हैं। बाकी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर भाई रिप्लाई दिया है कि हमारी गवर्नमेंट या फिर कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट नहीं करती एलआईसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से खबरें नहीं आती कि भाई एलआईसी में इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ टाइम पहले खबरें बनी थी बट फाइनेंशियल मिनिस्टर ने सामने सामने मना किया है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट बैंक्स की एफडीआई लिमिट बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। बीच में कुछ टाइम पहले न्यूज निकल के आ रही थी कि जितने पब्लिक बैंक्स है उसकी एफडीआई के रूल्स को थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। देखो क्लियर बात यह है, प्राइवेट बैंक्स को थोड़ा रिलैक्सेशन ज्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर हमको मर्जर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म जो बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रैटेजी होने वाली है ये होने वाली है, अगर मैं पिछली कुछ न्यूज को कवर करके चलूं तो। बाकी हमारी करेंसी की बात करके चले तो भाई 90 रुपए डॉलर पहुंच गया। ये उम्मीद थी, हमने 3-4 दिन पहले ही मजाक मजाक में बात करी थी 90 रुपए जल्दी पहुंचेगा, तो 100 रुपए भी हम जल्दी ही देखने वाले हैं। और लग रहा है भाई जिस तरीके से कहानी चल रही है ना भाई, करेंसी टूटे जा रही है, टूटे जा रही है। मैंने इकोनॉमिक एडवाइजर का एक पोस्ट पढ़ा, वहां पर वो कह रहे हैं भाई कंसर्न की कोई बात ही नहीं है, हमको कोई डर नहीं लग रहा, करेंसी गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने जो मैंडेटरी किया था कि भाई संचार सारथी ऐप है उसको सारी कंपनीज को पहले से ही इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, उसको वापसी ले लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलैश आया भाई। कल कोई कह रहा था कि भाई ठीक है गवर्नमेंट ने परमिशन ले रखी है, भाई फ्लैश लाइट की परमिशन क्यों ले रखी है? और कई लोगों को तो ऐसे टेकते कि भाई ठीक है अच्छी बात है गवर्नमेंट सारी चीजों को ट्रैक करे, सब कुछ पता लग जाए गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से अच्छा रहेगा, बहुत सारी टेररिज्म एक्टिविटीज रुक जाएगी। देखो वो चीज सही है अगर आप उस तरीके से देखो तो, बट हमारे ओपिनियंस को रोका जा सकता है। अगर मेरा कोई माइंडसेट है, मैं किसी तरीके से रहता हूँ, मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता किसी चीज के अंदर, तो मेरे को उठाया जा सकता है घर से, या फिर मेरे अराउंड कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करी जा सकती है जिसकी वजह से मेरा डिसीजन चेंज हो जाए। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो वो आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं 2026 के अंदर $350 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। बहुत बड़ी बात है भाई, ऊपर ये $500 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है और वो भी आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं। एंट्रोपिक वाले भी निकालने का प्लान कर रहे हैं। कहीं ये ना हो भाई आईपीओ निकाले उसके बाद बबल फटे, मतलब $500 बिलियन के अंदर इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमा लिया है, उसके बाद में बबल फट रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ भाई संभल के रहना है, अगर ये कंपनीज आईपीओ निकालती है तो टू मच ओवर वैल्यूड है, बबल फटेगा, इनकी वैल्यूएशन करेक्ट होती हुई दिखाई देगी। लिख के दे रहा हूँ, कुछ भी कर लो, बट सवाल ये है बबल फटेगा कब? बहुत टाइम से वैल्यूएशन बढ़े जा रही है बट करेक्शन ही नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा करेक्शन आता है, पर जितने लेवल पे वैल्यूएशन बढ़ी हुई है ना 50% तक का भी करेक्शन आना चाहिए, मतलब क्रैश देखने को मिलना चाहिए। अगर हम ओरेकल की बात करके चले तो उनका जो डेट इंश्योरेंस है वो 16 ईयर हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया। ये चार्ट देखो भाई क्या चल रहा है, एआई बबल का जो फियर है वो किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये 2022 के बाद में ही सारा पीक हुआ है, बीच में थोड़ा सा नीचे घटता हुआ दिखाई दिया था जब सारी ओरेकल की खबरें अच्छी दिख रही थी कि भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अब फिर से वो फियर बढ़ गया है क्योंकि कहीं ना कहीं
इतना ज्यादा उधार के ऊपर काम किया जा रहा है, ये बहुत ही कंसर्निंग है। लोग इंडिया के अंदर ना अडानी ग्रुप को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई अडानी ग्रुप देखो लोन पे काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है। भाई वो पैसा कमा रहे हैं, उनके पास एक्चुअली कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिजल्ट लाके देगी, दिख रहा है। अगर आप अडानी पोर्ट्स की बात करके चले तो उनके पास में मोनोपोली है, वैल्यूएशन ज्यादा कम हो सकती है बट मोनोपोली तो है। अब ओरेकल के पास में क्या रह गया है, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। डेटा सेंटर्स तो बाकी कंपनी बना सकती है, डेटा सेंटर्स के अंदर सबसे बड़ा एज किसके पास रहेगा? आइदर जिसके पास में डिमांड हो, जैसे गूगल है, गूगल के पास जेमिनी है तो उनके पास डिमांड है, तो उनके डेटा सेंटर पे वो खुद ही अपने प्रोडक्ट्स को रन कर सकते हैं। दूसरा, जिनके पास में खुद की चिप होगी, जैसे एनवीडिया हो गया या फिर गूगल ही हो गया, या फिर अब AWS भी अपनी चिप बना रहा है, ओपन एआई भी अपनी चिप बना रहा है, तो वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस वाले बंदों के ऊपर काम होगा ना। ओपन एआई अपने डेटा सेंटर्स खुद ही बना लेगा, खुद ही की चिप यूज करके। और एप्पल ने जितना पैसा ले रखा है ना कमिटमेंट के ऊपर कि भाई इतनी डिमांड आएगी, ओपन एआई ने मेरे को कहा है कि तू इतना मेरे को दे दे, इसने मेरे को कहा है तू इतना दे दे, फ्यूचर डिमांड के ऊपर मैंने आज ही लोन लेके काम करना शुरू कर दिया है। दिस इज रिस्की। ये नहीं है कि ये चीज सही नहीं जाएगी, बट हायर चांसेस है इसके फेल होने के। बाकी पराडा की बात करके चले तो उन्होंने वर्साचे को खरीद लिया फाइनली $1.4 बिलियन के अंदर। कैपरिन ने 2018 के अंदर $2.1 बिलियन के अंदर वर्साचे को खरीदा था भाई। अब वो चला नहीं पाए तो उन्होंने पराडा को बेच दिया। ऐसी ही वैल्यूएशन घटते रहे, थोड़े टाइम के बाद क्या पता इस वैल्यूएशन पे मैं ही ले लूं। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रही कल, और फिर भी लाल की तरफ जाती हुई दिखाई दी। हमारी करेंसी का बैंड बसता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी सेक्टर भी इंप्रूव दिखाई दिया है, टेलीकॉम अच्छा दिखाई दिया है, और मेरे हिसाब से ना आईटी वाईटी बढ़ने का रीजन ये है करेंसी टूटी है। आईटी वाले सबके सब एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं, और डॉलर बढ़ गया है तो इस चक्कर में ज्यादा नंबर्स दिखाई देंगे। जब एजेंसी चलती थी हम भी खुश होते थे, डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, यूट्यूब से अभी भी जो कमाई आती है वो डॉलर के अंदर आती है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, पर उतनी ज्यादा कमाई नहीं आती यूट्यूब से। एजेंसी के टाइम पे बहुत खुशी होती थी जब करेंसी फ्लक्चुएट मारती थी हमारे टाइम के ऊपर। मतलब जब मेरे पास पेमेंट आती थी उसके बाद हम उसको होल्ड रखते थे, जब करेंसी फ्लक्चुएट मार के ऊपर जाती थी हम बेच देते थे, फिर वो नीचे आ जाती। एक तरह से मान लो थोड़ा सा ट्रेडिंग टाइप ही करते थे, $1-2 ऊपर नीचे मिल जाता था। कई लोगों को $1-2 ऊपर नीचे ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, पर हमारा नंबर बड़े होते थे, इस चक्कर में $1-2 का बहुत फर्क पड़ता था। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।